हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे थे हेपारिन एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो कि आपके क्या हैं एंटीकोगुलेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो इसी लेक्चर के फर्स्ट पार्ट पे हमने देखा कि जो हेपारिन है उसका क्या मैकेनिज्म है, किस तरीके से वो वर्क करता है, उसकी केमिस्ट्री हमने समझने की कोशिश की थी कि केमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से कैसे हम हेपारिन को 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन एंड द सिंथेटिक वन। ओके, फिर हमने समझा था कि कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पे हम हेपारिन नहीं दे सकते हैं और इनके यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो ये हम कवर कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में और इस पार्ट में हम कवर करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं बेसिकली विद द एडवर्स ड्रग रिएक्शन और आगे कंटिन्यू करेंगे हम इसकी मॉनिटरिंग के साथ। ठीक है, तो वो हम आगे करेंगे। फर्स्ट हमें करना है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो अगर हेपारिन कोई ले रहा है तो वो क्या क्या चीजें आपकी बॉडी में ऐसी हो सकती है जो कि हार्मफुल है। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हमारा एडीआर है, ठीक है, एडीआर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एडीआर है वो ब्लीडिंग है। लाइक एनी अदर एंटीकोगुलेंट, इसका भी ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। कोई भी एंटीकोगुलेंट आप ले लीजिए, ब्लीडिंग सबका एडवर्स ड्रग रिएक्शन होगा ही होगा। तो ब्लीडिंग कैसे हो सकती है? नेजल ब्लीडिंग हो सकती है, नाक से आपका एपिस्टेक्सिस जिसे बोलते हैं, नाक से खून आना। ठीक है, आपका स्किन से ब्लीडिंग हो सकती है, रेक्टल ब्लीडिंग हो सकती है, वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। ये सारे टाइप्स हैं ब्लीडिंग के। ठीक है, तो क्योंकि एंटीकोगुलेंट आप ले रहे हो तो ऑब्वियसली कोगुलेशन नहीं होगा, तो आपका ब्लीडिंग एक कॉमन साइड इफेक्ट एडवर्स रिएक्शन है जो सारी ड्रग के साथ होता है। ठीक है, सेकेंड जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है हमारा? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब प्लेटलेट का काउंट कम होना, थ्रोम्बोसाइट्स का लेवल कम हो जाना। अब आप हेपारिन लेने के बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया अगर हो रहा है तो आपको लग रहा है आपको हेपारिन लेना चाहिए, हाँ, किसी भी पेशेंट को देना चाहिए, प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, नहीं ना। तो ध्यान में हमें क्या रखना होता है कि अगर हेपारिन की 3 क्लास मैंने आपको बताई थी, अनफ्रैक्शनेटेड जो हेपारिन है उसके साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि आपके लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन और सिंथेटिक हेपारिन के साथ जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का रिस्क है वो बहुत कम है। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा पेशेंट आ रहा है जिसे आपने सपोज हेपारिन दी और हेपारिन देने के बाद आपको लग रहा है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपका क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, यानी कि उस इंसान में प्लेटलेट का काउंट कम होता जा रहा है लगातार, मैं बताऊंगी उसे कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस केस में आप उसे अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन न देके आप क्या दोगे? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन या फिर सिंथेटिक हेपारिन। समझ में आ रहा है? इसीलिए ये बात आपने दिमाग में रखनी है कि जो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, जो प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, ये अनफ्रैक्शनेटेड के साथ ये प्रॉब्लम ज्यादा है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि भाई ये थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो हो रहा है ना, इसके क्या पैथो है, किस वजह से हो रहा है, क्या सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रही है जिसकी वजह से प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है। चलिए समझते हैं इस चीज को। सपोज ये हमारी क्या है? प्लेटलेट है। ठीक है, ये क्या है? प्लेटलेट है। प्लेटलेट के सरफेस में एक हमारा स्पेसिफिक फैक्टर प्रेजेंट होता है। मैं इस तरीके से इसे बना दे रही हूं, इसे बोलते हैं हम प्लेटलेट फैक्टर 4। ओके, ये फैक्टर कहाँ है? हमारी प्लेटलेट के सरफेस में प्रेजेंट है। अब देखो क्या होगा, और इवन ये मैंने 4 ऐसे लिख दिया है, आप रोमन में लिखिए इसे। ठीक है, इस तरीके से इसे लिखा जाता है। प्लेटलेट फैक्टर 4 ये हमारी प्लेटलेट में प्रेजेंट होता है, ये नॉर्मली सबकी बॉडी में हो रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, सपोज आपने इस इंडिविजुअल को, जिसकी ये प्लेटलेट है, इसे आपने हेपारिन दिया, तो हेपारिन क्या करता है, इस तरीके से जाके प्लेटलेट फैक्टर 4 के साथ बाइंड हो जाता है। ये कौन है? हमारा हेपारिन। और कौन से हेपारिन की बात कर रही हूं मैं? अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन के साथ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा रहता है तो इसलिए ये मैंने लिख दिया। तो हेपारिन क्या हुआ, प्लेटलेट फैक्टर 4 के साथ जाके बाइंड हो गया। अब इस बाइंडिंग से क्या होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स बनाना प्लेटलेट फैक्टर 4 का विद हेपारिन, ये कैसा होता है हमारा कॉम्प्लेक्स? ये कॉम्प्लेक्स होता है हमारा इम्यूनोजेनिक कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है? इम्यूनोजेनिक कॉम्प्लेक्स मतलब जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनेगा वैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। इम्यून सिस्टम एक्टिवेट कब होता है? बेसिकली जब आपका कोई फॉरेन पार्टिकल आपकी बॉडी में एंटर कर रहा है ना, उससे फाइट करने के लिए होता है। ऑब्वियसली आपकी टी सेल, बी सेल सब काम करती है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि हेपारिन जैसे ही इससे बाइंड हुआ, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है? इम्यूनोजेनिक, यानी कि इसने हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। तो जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा तो नेक्स्ट क्या होगा? हमारा
इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होते ही हमारी जो प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा सेल कौन सी होती है, बी लिम्फोसाइट का टाइप होता है, पढ़ा है आपने। ये जो प्लाज्मा सेल है ये क्या करती है, हमारी एंटीबॉडी फॉर्मेशन स्टार्ट कर देती है। ठीक है, देख रहे हो हेपारिन को आपकी बॉडी ने किसकी तरह मान लिया, एक फॉरेन पार्टिकल, एक एंटीजन की तरह मान लिया। और जैसे ही ये कॉम्प्लेक्स बना, प्लाज्मा सेल एक्टिवेट हुई, यानी कि बी सेल, बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हुई, हमारी टाइप ऑफ WBC, एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो गई ना। ये एंटीबॉडी मैं सपोज इस तरीके से दिखा रही हूँ, ये हमारी एंटीबॉडी है। ओके, अब ये एंटीबॉडी क्या करेंगी, देखो इस तरीके से जाएंगी और इस कॉम्प्लेक्स में इस तरीके से बैठ जाएंगी, हेपारिन के साथ, इस पूरे कॉम्प्लेक्स के साथ ऐसे इसने बाइंडिंग कर ली। ठीक है, तो ये जब आपका एंटीबॉडी बाइंड हुई विद हेपारिन एंड प्लेटलेट फैक्टर फोर्थ कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के साथ जैसे ही ये एंटीबॉडी बाइंड होंगी, बाइंड होते ही क्या होगा देखो। ठीक है, तो क्या आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप सीधे लिख सकते हैं एंटीबॉडी बाइंड्स विद इम्यूनोजेनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स बना था उसके साथ जाके एंटीबॉडी बाइंड हो गई। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद दो चीजें होंगी। देखो, सबसे पहली बात तो ये जो प्लेटलेट अभी तक थी, ये कैसी प्लेटलेट थी, इनएक्टिव प्लेटलेट थी। ध्यान में रखना, ये प्लेटलेट कैसी थी आपकी, इनएक्टिव थी। लेकिन जैसे ही एंटीबॉडी इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड हुई तो ये अब प्लेटलेट क्या हो चुकी है, एक्टिव हो चुकी है। तो यानी कि पहला चीज तो क्या होगा आपका, प्लेटलेट एक्टिवेशन होगा। समझ में आ गया, प्लेटलेट एक्टिवेट हो चुकी है, पहली बात। दूसरा, जैसे ही ये जो आपका पूरा कॉम्प्लेक्स बना ना, एंटीबॉडी, हेपारिन और प्लेटलेट फैक्टर फोर्थ का, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है ना, ये क्या करता है, इस प्लेटलेट के लिए टैग की तरह वर्क करता है। ये प्लेटलेट को टैग कर देता है फॉर द डिस्ट्रक्शन। तो क्या होगा देखो, जो ये प्लेटलेट है ना, जिसके ऊपर ये टैग लग चुका है, इस कॉम्प्लेक्स ने एक टैग इसके ऊपर लगा दिया है, ये प्लेटलेट कहाँ जाएगी, स्प्लिन में जाएगी। 1 मिनट, प्लेटलेट गोस टू स्प्लिन, हमारी स्प्लिन में जाएगी और वहां पे इसका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। समझ में आया, टैग क्यों बोला मैंने, क्योंकि सारी प्लेटलेट स्प्लिन में नहीं जाएंगी ना, वही प्लेटलेट स्प्लिन में जाएंगी जिसके ऊपर ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये जो कॉम्प्लेक्स बन चुका है आपका एंटीबॉडी, हेपारिन और प्लेटलेट फैक्टर फोर्थ का, ये इस प्लेटलेट को टैग्ड कर देगा और ये प्लेटलेट अब कहाँ जाएगी, हमारी स्प्लिन में जाएगी और स्प्लिन में इसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये तो यहाँ समझ में आ गया कि तो डिस्ट्रक्शन हुआ तो उससे क्या हुआ, प्लेटलेट काउंट कम हो गया ना। चलिए, यहां से तो समझ में आ गया, प्लेटलेट काउंट कम हुआ। यहाँ पे आइए, प्लेटलेट के एक्टिवेशन से क्या होता है, दिमाग पे जोर डालिए। प्लेटलेट जब एक्टिवेट होती है तो क्या होता है, ये अपने अंदर से क्या करती है, क्या रिलीज करती है, कुछ केमिकल्स को रिलीज करती है, कुछ मीडिएटर्स को रिलीज करती है, लाइक थ्रोम्बोक्सिन A2, ADP, 5-HT, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, सारा पड़ा हुआ है ना। प्लेटलेट एग्रीगेशन का मैकेनिज्म मैंने बताया था, एंटी प्लेटलेट डिस्कस कर रहे थे, मैंने आपको बताया था डिटेल में। तो ये जो एक्टिवेटेड प्लेटलेट है, ये अपने अंदर से पहली बात तो क्या रिलीज करेंगी, दे रिलीज, बेसिकली मैं सबको नहीं मेंशन कर रही हूँ, चलिए मैं लिख देती हूँ, हालांकि हमें जरूरत सबकी नहीं है अभी। थ्रोम्बोक्सिन A2, ADP, 5-HT एंड PAF, ये हमारे रिलीज होते हैं कहाँ से, एक्टिवेटेड प्लेटलेट से। पहली बात तो ये है। दूसरा, हमें पता है कि इनके रिलीज होने की वजह से होता क्या है, क्या होता है, बाकी की जो प्लेटलेट्स हैं वो फटाफट से इन प्लेटलेट्स के पास आती है। ये जो प्लेटलेट एक्टिवेट हुई है, इसने ये रिलीज क्यों किया, क्योंकि ये एक सिग्नल भेज रही है बॉडी को कि जहां पे प्लेटलेट है फटाफट से यहाँ पे आ जाए। और क्या होता है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो जाता है, पढ़ा था ना, यही प्रोसेस होती है। तो क्या होगा, इसकी वजह से जो रिजल्टेंट इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, हमारा प्लेटलेट एग्रीगेशन। जो हमारे ब्लड में बाकी जो प्लेटलेट है वो भी फटाफट यहाँ पे आने लगेंगी इस मीडिएटर्स की वजह से, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगा। और अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा तो इसका रिजल्टेंट इफेक्ट भी क्या आएगा, प्लेटलेट काउंट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड में प्लेटलेट का अमाउंट कम हो गया, क्योंकि प्लेटलेट सारी की सारी यहाँ पे इस एक्टिवेटेड प्लेटलेट के पास आके
कॉन्ग्लोमेरेट आपका एक कॉम्प्लेक्स आपका क्या बन चुका है, एक प्लाक फॉर्म हो चुका है, तो ब्लड में प्लेटलेट का काउंट कम हो गया। तो ओवरऑल आपने देखा कैसे इस पूरी प्रोसेस के थ्रू प्लेटलेट काउंट कम हुआ, और प्लेटलेट काउंट कम होना ही क्या है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। आई होप मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया होगा कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कैसे होता है। ठीक है, अब बात ध्यान में ये रखनी है कि जनरली जब इंसान फर्स्ट टाइम एक्सपोज होता है, यानी कि कोई पेशेंट आपके पास आया, फर्स्ट टाइम आपने उसे हेपारिन दी है, तो फर्स्ट टाइम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप होने पे 1 वीक से ज़्यादा का टाइम लग जाता है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो वही पेशेंट ऐसा है जैसे उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पहली बार आपने हेपारिन दिया था, अब नेक्स्ट टाइम आप उसे हेपारिन दे रहे हो, तो 1 दिन के अंदर ही थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आपका डेवलप हो जाता है। ध्यान में रखें, क्यों, रीज़न क्या होगा, क्योंकि आप जानती हो ना, जो एंटीबॉडी फर्स्ट टाइम जब इंसान को हेपारिन दिया गया होगा तो ऑलरेडी उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बनी ही है, ये एंटीबॉडी अब उसके बॉडी में है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वो आएगा, आपने फिर हेपारिन दिया, तो उसके बाद ये एंटीबॉडी बनानी तो है नहीं बॉडी ने, वो पहले से बनी हुई है ऑलरेडी, तो एकदम से क्या होगा, आपका थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साइंस आपको दिखाई देने लगेंगे, प्लेटलेट काउंट एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा किसके साथ है, अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन के साथ है। आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी इंसान को, जिसको भी आप अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन देंगे तो उसके साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा और बहुत हाई लेवल का हो जाएगा, तो लेकिन ये चीज़ हमें दिमाग में रखनी है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का रिस्क बहुत ज़्यादा है अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन के साथ। इसीलिए यही कारण है कि अगर किसी इंसान को आप अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन दे रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पता कैसे लगेगा, आज आपने मेडिसिन दी, हेपारिन दिया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि इंसान को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए आपको मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, लगातार आप मॉनिटरिंग करोगे तब जाके क्या होगा, आप पता लगा पाओगे कि इस इंसान की हमें ड्रग को चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन से ठीक काम चल रहा है, अगर नहीं चल रहा होगा, अगर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के साइंस आने लगे तो आप एकदम से क्या करोगे, मेडिसिन चेंज कर दोगे। लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन या सिंथेटिक हेपारिन आप दे सकते हो, और इनफैक्ट अगर उससे भी, क्योंकि अगर उनसे भी काम नहीं चल रहा, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में लो मॉलिक्यूलर वेट और सिंथेटिक से काम नहीं चलता है, तो उसके केस में हम डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर देते हैं, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। ठीक हो गया? तो अब बात करते हैं, देखो इसके डायग्नोसिस के लिए कि अगर किसी को थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है तो आप कैसे पता लगाओगे, क्या मॉनिटरिंग का क्या प्रिंसिपल है बेसिकली। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का पता लगाने के लिए बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप 5HT के लेवल को चेक कीजिए। 5HT ये हमारा रहेगा टारगेट। तो होगा क्या, देखो अगर किसी इंसान में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, ठीक है, प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है, तो उसके ब्लड में ऑब्वियसली ये जो 5HT का लेवल है ये बढ़ा हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि आप देख रहे हो ना, अगर ऐसा किसी के साथ, अगर किसी के भी ब्लड में ये इम्यूनोजेनिक कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, एंटीबॉडी फॉर्म हो रही होगी, तभी जाके तो प्लेटलेट एक्टिवेट हो रही होंगी, और एक्टिवेटेड प्लेटलेट ही तो 5HT रिलीज करती है। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस किसी की बॉडी में नहीं हो रहा होगा तो 5HT का लेवल कम रहेगा, सेरोटोनिन जिसे बोलते हैं। अगर किसी की भी बॉडी में ये प्रोसेस चल रहा होगा, इम्यूनोजेनिक कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा, एंटीबॉडी बन रही होगी, फाइनली प्लेटलेट एक्टिवेट हो रही होंगी, तो 5HT का लेवल आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम, जब ये वाला आप ऐसे करते हैं इसकी डायग्नोसिस के लिए, उसको हम बोलते हैं सेरोटोनिन रिलीज ऐसे। ठीक है, सेरोटोनिन रिलीज ऐसे में हम क्या करते हैं, जनरली हम पता लगाते हैं कि इंसान का जो ब्लड सैंपल आपने लिया हुआ है, जो उसका सीरम सैंपल आपके पास है, उसमें 5HT का लेवल कितना है। अगर 5HT का लेवल आपने क्या किया, सैंपल लिया, उसमें आपने हेपारिन डाल दिया सपोज, ठीक है, आपने पेशेंट का सैंपल कलेक्ट किया, उसमें आपने हेपारिन डाला, उसके बाद आपने क्या करना है, उसमें 5HT के लेवल को चेक करना है। बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर उसके ब्लड में 5HT का लेवल बढ़ा हुआ आया, ठीक है, अगर 5HT का लेवल ज्यादा आया तो वो सीधे सीधे आपको क्या बता रहा है कि भाई इसमें ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, ये जो इम्यूनोजेनिक कॉम्प्लेक्स बन रहा है हेपारिन की वजह से, और ये रिएक्शन हो रही है, तो यही बस आपको ध्यान में रखना है। ठीक हो गया। जनरली इसमें हम सीरम लेते हैं टेस्टिंग के लिए, जो हमारा 5HT का जो सेरोटोनिन रिलीज ऐसे है, इसमें हम सीरम को यूज करते हैं, और सीरम वो भी कौन सा वाला, जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये तो हो गया ऑल अबाउट थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कि होता कैसे है और इसका पता
कैसे लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमें डिस्कस करना है वो है हमारी मॉनिटरिंग। ठीक है, कि अगर कोई हेपारिन की थेरेपी किसी की चल रही है, मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन के केस में जनरली हमें पता है 3 टाइप के हेपारिन हमारी कैटेगरी हमने देखी। तो अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन के केस में हमें मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन खुद में आपके बहुत सारे रिस्क को साथ लेके चलता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस अब मैं बता दूंगी आपको अनफ्रैक्शनेटेड और लो मॉलिक्यूलर वेट में क्या होता है। तो जनरली T½ की वेरिएशन होती है। अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन की जो T½ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, जबकि जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन है उसका जो T½ है आपका वो क्या है, आपका ज़्यादा है। इसीलिए यही कारण है कि आपका जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन है वो मेंटेनेंस के तौर पे लंबे टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में आप अनफ्रैक्शनेटेड को ही यूज़ करोगे। बात करें ब्लीडिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन की, ब्लीडिंग के चांसेस अनफ्रैक्शनेटेड के साथ ज़्यादा हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के चांसेस भी अनफ्रैक्शनेटेड के साथ ज़्यादा हैं, जबकि लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन के साथ ब्लीडिंग एज वेल एज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दोनों के चांसेस क्या हैं, आपके कम होते हैं। इसके अलावा हाँ, अनफ्रैक्शनेटेड जो हेपारिन है उसे आप IV और SC दोनों रूट से दे सकते हैं। ठीक है, इंट्रावेनस और सबक्यूटेनियस दोनों रूट इसमें दी जा सकती हैं, लेकिन जो आपका लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन है ये SC रूट से दिया जाता है। इसीलिए पेशेंट घर में खुद लगा सकते हैं। अगर उन्हें हेपारिन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन के इंजेक्शन लगाने तो वो खुद अपना, जैसे इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं वो इन्हें भी आपका लगा सकते हैं। IV खुद से नहीं लगा सकते ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि अगर आपका आउट पेशेंट है तो उन्हें हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन दे सकते हैं, बट अगर किसी की हेपारिन की थेरेपी अनफ्रैक्शनेटेड किसी की चल रही है तो उसे हॉस्पिटल प्रीमाइसेस में ही देना पड़ेगा, या फिर अगर वो आउट पेशेंट भी है तो उसे हॉस्पिटल में आके ही लगवाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इसके साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ती है, आपको मॉनिटर करना पड़ता है। नाउ हम मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, अनफ्रैक्शनेटेड के साथ आपको प्रॉपर पेशेंट को मॉनिटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या मॉनिटरिंग का क्राइटेरिया क्या है, तो हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम APTT मॉनिटरिंग। ये आपकी हेपारिन की थेरेपी और स्पेशली अनफ्रैक्शनेटेड हेपारिन की मॉनिटरिंग के लिए हम यूज करते हैं। तो APTT क्या है, आपका A रिप्रेजेंट करता है एक्टिवेटेड को। बहुत टाइम आपको A नहीं मिलेगा, डायरेक्ट PTT मिला होगा, तो A ध्यान रखिएगा। A मीन्स एक्टिवेटेड प्लाज्मा, P प्लाज्मा, T थ्रोम्बोप्लास्टिन, टाइम। ठीक है, ये आपकी फुल फॉर्म है, एक्टिवेटेड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। तो बेसिकली APTT है क्या, ये प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम क्या होता है, मैंने आपको बताया था क्लॉटिंग का, जब मैंने कोगुलेशन की प्रोसेस बताई थी तो 2 पाथवे थे, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे ज़्यादा टाइम लेता है, जब आपने एक्सट्रिंसिक पढ़ा था वो कम टाइम लेता है, दोनों में वेरिएशन हमने देखा था। तो APTT टाइम क्या होता है कि आपके इंट्रिंसिक पाथवे ने कितना टाइम लिया ब्लड को क्लॉट करने के लिए। ठीक है, टाइम टेकन बाय इंट्रिंसिक पाथवे टू फॉर्म ब्लड क्लॉट। ओके, सो ये आपका क्या है, APTT आपको ध्यान में रखना है। यानी कि APTT किसका मीजर है, हमारा इंट्रिंसिक पाथवे का, कि हमारा जो इंट्रिंसिक पाथवे चलता है ब्लड कोगुलेशन का वो जनरली कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, इसके टाइम को बताता है बेसिकली कि कितना टाइम ले रहा है ब्लड को क्लॉट करने के लिए, खून का थक्का बनाने के लिए। ठीक है, तो जर्नली आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्मल जो APTT टाइम होता है वो कितना होता है। अगर इसकी नॉर्मल रेंज की मैं बात करूं तो नॉर्मल APTT टाइम होता है आपका 30 to 40 सेकेंड। 30 से 40 सेकेंड के अंदर अंदर ब्लड का कोगुलेट हो जाता है, ब्लड कोगुलेशन हो जाता है, अगर हम इंट्रिंसिक पाथवे की बात कर रहे हैं, एक्सट्रिंसिक नहीं बेटा। ठीक है, ध्यान में रखना, बात किसकी हो रही है, इंट्रिंसिक की। ठीक है, तो जनरली इस पाथवे के थ्रू, इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू ब्लड का क्लॉट बनने में कितना टाइम लगता है, 30 to 40 सेकेंड लगता है। तो हम क्या करते हैं, हम जनरली पेशेंट का APTT टाइम चेक करते हैं कि उनके ब्लड में जो क्लॉटिंग हो रही है वाया इंट्रिंसिक पाथवे कितना टाइम लग रहा है। समझ में आ रहा है? तो जो रेंज होती है, अगर आप क्या कर रहे हो, ये तो नॉर्मल केस था, जब आपने कोई हेपारिन नहीं दी हुई है तब हम बोल रहे हैं कि 30 से 40 सेकेंड के अंदर ब्लड कोगुलेशन हो जाता है इंट्रिंसिक पाथवे के थ्रू। अब क्या होता है,
आपका, अगर मान लो किसी को आपने क्या दिया आफ्टर हेपेरिन, ठीक है, अगर आपने किसी को हेपेरिन दिया तो उसके बाद हम क्या बोलते हैं, ये एक नॉर्मल रेंज है कि आपका जो एपीटीटी टाइम है वो 1.5 से 2.5 टाइम्स हो सकता है, इतना आप ऑफ नॉर्मल से इतना ज्यादा अगर हो रहा है तो चलेगा, इसकी रेंज में होना चाहिए। 1.5 2.5 टाइम्स निकाल के देखो 30 का, चलो नॉर्मल रेंज से करके देखते हैं। जो आपका 30 का 1.5 टाइम्स करके देखो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, लगभग 45 आएगा। और 40 का अगर 2.5 टाइम्स आप करो, मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2.5 गुना जैसे बोलोगे आप, तो कितना टाइम निकल के आएगा 100। यानी कि हेपेरिन देने के बाद आफ्टर हेपेरिन आपकी रेंज इसके बीच की होनी चाहिए। नॉर्मल केस में जब इंसान को आपने हेपेरिन नहीं दिया हुआ है, नॉर्मल कितना होना चाहिए, क्लॉट होने में कितना टाइम लगना चाहिए, 30 से 40 सेकेंड। बट अगर आपने हेपेरिन दे दिया है तो हेपेरिन देने के बाद जो रेंज है वो कितनी है, 45 से 100 सेकेंड। यानी कि जो नॉर्मल है, नॉर्मल का कितना 1.5 टाइम्स से लेके 2.5 टाइम्स आप कर सकते हो, इतना आपका बढ़ जाएगा एपीटीटी टाइम, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है, हेपेरिन देने के बाद ये रेंज होनी चाहिए। अब देखो, अगर सपोज किसी इंसान को हेपेरिन देने के बाद आपका जो ये आ रहा है एपीटीटी टाइम है वो 45 से कम आ रहा है, 45 सेकेंड से कम आ रहा है, या फिर दूसरा केस बन सकता है कि आपने हेपेरिन दिया और जो एपीटीटी टाइम है वो 100 सेकेंड से ज्यादा आ रहा है। रेंज 45 से 100 के बीच में है तो ठीक है, इससे कम या ज्यादा होने पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर 45 से कम एपीटीटी टाइम आ रहा है तो इसका मतलब इंसान के चांसेस ऑफ कोगुलेशन आपके क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। चांसेस टू फॉर्म क्लॉट, यानी कि आपने जो हेपेरिन दिया था उसकी डोज आपने ठीक दी ही नहीं थी, क्योंकि आपने उसकी डोज ठीक नहीं दी थी, इसीलिए एपीटीटी टाइम 45 से कम आ रहा है। ठीक है, अब कम आ रहा है इसका मतलब आपका ब्लड का क्लॉट कभी भी बन सकता है। 100 से ज्यादा एपीटीटी टाइम आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने डोज बहुत ज्यादा दे दी है, इसीलिए इंक्रीज चांसेस टू ब्लीड, ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है, तो यानी कि देखो एपीटीटी टाइम कितना इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल आपको पता है इतना होना चाहिए, हेपेरिन दे रहे हो वो इसी वजह से तो दे रहे हो क्योंकि आपको एंटीकोगुलेंट इफेक्ट चाहिए, आप चाह रहे हो कि क्लॉटिंग ना हो, लेकिन वो भी कितना हद तक चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि 45 से 100 की रेंज में हो। ठीक है, लेकिन अगर सपोज आपका 45 भी अचीव नहीं कर पाए आप, इसका मतलब आपने प्रॉपर अमाउंट नहीं दिया था, डोजिंग आपने सही नहीं रखी थी, इसीलिए आपका जो एपीटीटी टाइम है वो 45 से कम आया। यानी कि अब आप अगर हेपेरिन दे रहे हो तो कभी भी इंसान का क्लॉट बन सकता है, आपकी थेरेपी फेल हो गई। ठीक है, अगर 100 से ज्यादा हो रहा है इट मीन्स आपने डोज इतनी ज्यादा दे दी है कि अब क्या होगा, आपका ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा एपीटीटी टाइम हम क्यों मॉनिटर करते हैं, ये यही बेसिकली पता करने के लिए करते हैं कि हमारी हेपेरिन की डोजिंग सही से जा रही है या नहीं जा रही है। सपोज आप दे के बैठे हो डोज और उसके बाद सोच रहे हो हाँ हेपेरिन तो असर दिखा रही होगी, हो सकता है आपकी डोजिंग में आपका क्या है वेरिएशन आ गई है, तो आप लगातार अगर एपीटीटी टाइम मॉनिटर करते रहोगे तो उसकी वजह से आप अपना डोज एडजस्टमेंट आसानी से कर सकते हैं। तो समझ में आया एपीटीटी मॉनिटरिंग क्या होती है। ठीक है, पूछा जाता है बहुत टाइम एग्जाम में कि आपका हेपेरिन की आपकी मॉनिटरिंग कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो टाइम यूज होता है वो क्या है, एपीटीटी। ठीक है, जबकि आप एक और टर्म देखोगे पीटी मॉनिटरिंग बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन मॉनिटरिंग, वो होती है एक्सट्रिंसिक पाथवे का मीजर। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम होता है वो एक्सट्रिंसिक पाथवे को बताता है कि एक्सट्रिंसिक पाथवे के थ्रू क्लॉटिंग होने में कितना टाइम लगा। ठीक है, जो पीटीटी है बेसिकली थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम जो है आपका, ये बताता है इंट्रिंसिक पाथवे को। पीटी आपके कहाँ काम आने वाला है, वारफरिन के मॉनिटरिंग में काम आएगा, वहां मैं बताऊंगी आपको कैसे वारफरिन की मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। तो ये है हेपेरिन की ड्रग मॉनिटरिंग कि कैसे की जाती है। तो आई थिंक हम कवर कर चुके हैं ऑल अबाउट हेपेरिन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे अबाउट वारफरिन जो कि लास्ट हमारा एंटीकोगुलेंट रह गया है। तो इसे रिवाइज कीजिए, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूंगी कि आपको जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन का आंसर मिल सके। थैंक यू सो मच।